नेदरलैंड्स में एक ट्रेन जा रही थी असेन से ग्रोनिंगन की ओर। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब अचानक ट्रेन ने ब्रेक मारी और रुक गई। द पुंट नाम के एक छोटे से गांव के पास 8 मुलुक्कन यूथ बंदूकें लेकर अंदर घुस गए। उनमें से एक, मैक्स पपिलाया, जोर से चिल्लाया, "ये हाईजैकिंग है!" लोग घबरा गए। किसी को समझ नहीं आया कि यह कोई सिंपल रॉबरी नहीं थी, बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज था। उसी वक्त दूसरी जगह बोवंस मिल्डे के एक स्कूल में 4 मुलुक्कन यूथ ने 105 बच्चों और टीचर्स को बंदी बना लिया। ये दोनों अटैक्स एक ही समय पर हुए, पूरा प्लान करके। ये प्रोटेस्ट था उन लोगों की तरफ से जिन्हें सालों से इग्नोर किया जा रहा था। टॉपिक शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साउथ मुलुक्कन लोग इंडोनेशिया के छोटे छोटे आइलैंड से बिलोंग करते थे। जब इंडोनेशिया पर डच राज कर रहे थे, तब कई मुलुक्कन्स ने डच आर्मी में सर्व किया। लॉयल और डिपेंडेबल माने जाते थे। फिर आया साल 1949, जब इंडोनेशिया को आजादी मिली। जाते जाते डच गवर्नमेंट ने मुलुक्कन से एक वादा किया, "हम तुम्हें तुम्हारा खुद का देश देंगे, एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक।" लेकिन जैसा अक्सर होता है, यह वादा सिर्फ कागजों तक ही रहा। इंडोनेशिया ने मोलुकस रीजन पर कंट्रोल ले लिया और जो लोग डच के लॉयल थे, वही अब बेघर हो गए। न उधर के रहे, न इधर के। डच गवर्नमेंट ने करीब 12,000 मुलुक्कन फैमिलीज को नेदरलैंड्स बुलाया, ये कहकर कि बस कुछ टाइम के लिए रख रहे हैं। लेकिन टेम्पोररी का मतलब बन गया डेकेड्स लंबा इंतजार। उन्हें पुराने आर्मी कैंप्स में बसाया गया, आइसोलेटेड, डच सोसाइटी से दूर। ना नौकरी करने की इजाजत, ना किसी प्रॉपर फ्यूचर की गारंटी। हर दिन बस एक होप पर टिके थे कि शायद एक दिन वादा पूरा होगा। उनके बच्चों ने देखा ये सब। देखा कि उनके माँ बाप पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते रहे, पर किसी ने नहीं सुना। धीरे धीरे उनका पेशेंस भी टूटने लगा और फिर उन्होंने कहा, "अब बस, अगर शांति से कुछ नहीं मिलता तो एक्शन लेना पड़ेगा।" ट्रेन के अंदर सभी लोग डरे हुए थे। हाईजैकर्स ने सभी यात्रियों को अपनी अपनी सीट्स पर शांत बैठने के लिए कहा। उन्होंने एल्डरली और प्रेग्नेंट औरतों को तुरंत छोड़ दिया, ये कहते हुए, "ये फाइट आप लोगों के लिए नहीं है, हमारा निशाना सिर्फ डच सरकार है।" उनका मकसद निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देना था। ग्रुप का लीडर था मैक्स पपिलाया, जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। नॉर्मल लाइफ में वो एक सिविल सर्वेंट था, शांत, सीधा साधा इंसान। शायद अगर तुम या मैं उसे रोड पर मिलते तो कभी इमेजिन भी नहीं कर पाते कि वो किसी दिन हाईजैकर बन सकता है। उसके साथ थी हंसीना उक्तोलसेजा, एक डेंटल असिस्टेंट, एक सिंपल रिलीजियस लड़की जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उस दिन उसके हाथ में बंदूक थी और दिल में बहुत गहरी भावना। घर से निकलने से पहले हंसीना ने अपने पेरेंट्स के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। "मैं मुलुक्कन हूं और एक क्रिश्चियन बेची। मैं मरने से नहीं डरती। अगर मुझे गोली लगती है तो चलेगा, क्योंकि मेरा मरना बेकार नहीं जाएगा। उसका एक मतलब होगा।" ये किसी टेररिस्ट की धमकी नहीं थी। ये एक ऐसी लड़की का दर्द था जिसे सिस्टम ने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं मांगा था, सिर्फ 3 सिंपल मांगे थी। 1, 22 दक्षिण मुलुक्कन राजनीतिक कैदियों को तुरंत रिहा किया जाए। 2, एक बस दी जाए जो उन्हें सुरक्षित एयरपोर्ट तक ले जाए। 3, एक प्लेन जो उन्हें सुरक्षित एयरपोर्ट तक ले जाए, उनके चोजन डेस्टिनेशन किसी भी देश ले जाए, और गवर्नमेंट के पास सिर्फ 48 घंटे का समय था। उन्होंने वार्निंग दी, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो स्कूल में ग्रेनेड फेंका जाएगा, चिल्ड्रन मर जाएंगे। बिल्कुल। चलिए अब इस कहानी का नेक्स्ट हिस्सा शुरू करते हैं, जहां गवर्नमेंट और हाईजैकर्स के बीच टॉक शुरू होती है, लेकिन इनसाइड का प्रेशर बढ़ता जाता है। यहां से कहानी और इंटेंस हो जाती है। हाईजैकिंग के शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही डच गवर्नमेंट ने क्राइसिस सेंटर स्थापित किया। पुलिस, मिलिट्री और एक नई स्पेशल एंटी टेरर यूनिट BBE बिजोंद्रे बाइस्टांडसीनहाइड को सक्रिय किया गया। ट्रेन के हाईजैकर से संपर्क बनाने के लिए एक फोन लाइन स्थापित की गई। निगोशिएटर्स ने हाईजैकर्स से बात शुरू की। हर बात ध्यान से सोच समझकर बोली जा रही थी, क्योंकि जरा सी गलती का मतलब हो सकता था किसी की डेथ। हाईजैकर्स ने कहा उन्हें फूड, वाटर और बेसिक सप्लाईज चाहिए। गवर्नमेंट ने यह सब भेजना शुरू किया, एक ट्रॉली के जरिए। सिर्फ एक ट्रॉली नहीं, 51 बार ट्रॉली भेजी गई ट्रेन के अंदर। ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक भी था और सर्वाइवल का एक रास्ता भी।
हाईजैकर से बार बार पूछा जा रहा था, किस कंट्री जाना चाहते हो? उन्होंने बताने से इनकार कर दिया क्योंकि डच गवर्नमेंट उनका एग्जिट रोक रही थी। मैक्स, जिसका चाइल्डहुड एक पुराने कैंप में गुजरा था, अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करता था। हाईजैकिंग के दिन बढ़ते गए। ट्रेन के अंदर का माहौल बदल गया। डर तो था ही, लेकिन एक रूटीन भी बन गया। कुछ लोग सुबह एक्सरसाइज करते थे, कुछ लोग कार्ड्स खेलते, चेस भी चलती थी, कुछ हॉस्टेजेस सफाई करने लगे, कुछ टॉयलेट्स मेंटेन करते थे। सिगरेट्स जब आईं तो लोग उन्हें छुपाने लगे। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग गया था। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज बदल रही थी वो थी मानसिक स्थिति। हाईजैकर्स भी स्ट्रेस में थे और हॉस्टेजेस भी। आउटसाइड वर्ल्ड में डच गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेशन में थी। कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा था। निगोशिएशंस अटक चुकी थी। हाईजैकर्स के पास अब ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। हाईजैकर्स से बात बन नहीं रही थी। गवर्नमेंट हर रोज डिले कर रही थी, पर उनका पेशेंस अब खत्म हो रहा था। 7 जून 1987 को डिसीजन ले लिया गया। फोर्स यूज करो। बीबीई, डच एंटी टेरर यूनिट, ने एक डिटेल्ड अटैक प्लान तैयार किया। स्नाइपर्स ने दिन रात इंफ्रारेड कैमरा से ट्रेन को मॉनिटर किया। फ्रीड हॉस्टेजेस से पूछा गया कि हाईजैकर्स कहां सोते हैं, किस कंपार्टमेंट में कौन है। सब कुछ डिटेल में रिकॉर्ड किया गया। उनका प्लान 2 पार्ट्स में डिवाइड था। पहला पार्ट, स्नाइपर्स का काम। फाइटर जेट्स लो फ्लाई करेंगे, नॉइस क्रिएट करेंगे ताकि हाईजैकर्स कंफ्यूज हो जाएं। उसी वक्त स्नाइपर्स उन कंपार्टमेंट्स पर फायर करेंगे जहां हाईजैकर्स सोते हैं। ये अटैक शॉक एंड ऑ क्रिएट करेगा। दूसरा पार्ट, मरीन्स का एंट्री। 5 अलग अलग मरीन टीम्स ट्रेन के अलग सेक्शन से एंटर करेंगे। हर ग्रुप के पास हॉलो पॉइंट बुलेट्स वाले रिवॉल्वर्स और उजी गन्स होंगे। हॉलो पॉइंट्स ऐसे बुलेट्स होते हैं जो शरीर के अंदर जाकर फट जाते हैं। ज्यादा डेडली, ज्यादा ब्रूटल। वॉर में इनका यूज माना है, लेकिन डोमेस्टिक ऑपरेशन में अलाउड था। उन्हें एक रूल दिया गया था, अगर हाईजैकर सरेंडर करे और वेपन छोड़ दे, उससे मत मारना। लेकिन क्या सब ने यह रूल फॉलो किया? सुबह 4:54 फाइटर जेट्स ऊपर से गुजर गए। फ्रॉगमैन ने ब्लास्ट किया, स्नाइपर्स ने फायर किया, मरीन्स ट्रेन में घुस गए। एक हिजैकर रूडी होस्टेजेस की तरफ भागा, फायर में मर गया। हंसिना इंजर्ड थी। एक मेरिन उसके पास आया। उसने कहा, मामा, और उसके सिर में क्लोज रेंज से गोली मार दी गई। 6 हाईजैकर्स मारे गए, 2 जिंदा बचे, एक होस्टेज भी मारा गया। कई लोग घायल हुए। स्कूल के हाईजैकर्स ने सरेंडर कर दिया। बॉडीज परिवार को सील्ड कास्केट्स में दी गई। ऑटोप्सी पब्लिक नहीं की गई। जर्नलिस्ट्स को साइट तक जाने नहीं दिया गया। 2000 में एक जर्नलिस्ट ने लीक किया। हंसिना और मैक्स दोनों के शरीर पर क्लोज रेंज बर्न मार्क्स थे। एक मरीन टेप में कहता है, दोनों को मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिया। फैमिली ने केस किया। कोर्ट ने कहा वो स्ट्रेसफुल मोमेंट था, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। अगर स्नाइपर्स दूर थे तो क्लोज रेंज गोली कैसे? बॉडीज परिवार से क्यों छुपाई गई? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।